कहते हैं ना कि बारिश को मोहब्बत बादल से, बादल को मोहब्बत बारिश से। अब उनकी हो न हो, लेकिन मैं तो कहूँगा एमडीएस सर की मोहब्बत उनके विद्यार्थियों के लिए। और हाँ, पूरी तरह से ऐसी वैसी मोहब्बत नहीं बच्चों, आपको बोर्ड एग्जाम के लास्ट तक हम लोग लेकर के चलेंगे। और आपको इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं एक बहुत ही शानदार चैप्टर जिसका नाम है ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया। हिंदी में कहें भारत की झलकियां। आज हम लोग भारत की झलकियां देखने वाले हैं। और भारत की कितनी झलकियां देखने वाले हैं? 3 झलकियां देखने वाले हैं। आपका सर का नाम भी एमडीएस 3 अक्षरों से मिलकर बना है। तो 3 झलकियां देखने वाले हैं, जिसमें पहली झलक होगी आपकी अ बेकर फ्रॉम गोवा। क्या होगी बेटा? अ बेकर फ्रॉम गोवा होगी। हिंदी में कहें तो बेकर गोवा की, जो आपके गोवा के जो बेकर थे, बिक्री बेचने वाले थे। दूसरी झलक होगी आपकी कूर्ग की। आपको कूर्ग के बारे में आपको जानकारी यहाँ पर मिलेगी, उसका पूरा पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे। तीसरी आपको मिलने वाली है टी फ्रॉम असम, मतलब असम की चाय। असम की चाय, असम में चाय मतलब किस तरह से फेमस है, और उसमें बताया गया है कि भारत में चाय कैसे आई और चीन में चाय कैसे आई। अगर आप इस चैप्टर को पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो से दूर कहीं नहीं जाएं, क्योंकि मैंने क्या किया है, तीनों वीडियो को एक साथ मिला करके एक ही वीडियो में कन्वर्ट कर दिया है। तो पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर कर लो, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी छोटी सी वीडियो को। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इस चैप्टर के मतलब 3 पार्ट में से डिवाइड है, तो पहले पहले पार्ट को समझते हैं, उसके इम्पोर्टेंट वर्ड्स को समझते हैं। उसके बाद इस पहले पार्ट की अ बेकर फ्रॉम गोवा, इसकी कहानी को पूरी तरह से हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके इम्पोर्टेंट वर्ड समझते हैं। देखिए क्या है, आज क्लास 10th इंग्लिश प्रोज चैप्टर जो आपका 5 है, जिसका नाम है ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया। हिंदी में कहें तो भारत की झलकियां, इसे देखने वाले हैं। और इस जो झलक है हमारी, वो पहली झलक है। ये कौन सी है? पहली पार्ट फर्स्ट है, इसका नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा, मतलब गोवा के बेकर। इंपॉर्टेंट कीज जो है इस चैप्टर की जितनी है मैंने लिख रखी है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। ध्यान से देखिए, इसमें मैंने पॉइंट्स बना दिए हैं। देखिए सबसे पहला, इस चैप्टर के अगर राइटर की बात करें तो राइटर कौन है इस चैप्टर के भाई? लूसियो रॉड्रिगस। कौन है इस चैप्टर के राइटर? लूसियो रॉड्रिगस। उसके बाद अगर बात करें गोवा में पुर्तगालियों की परंपरा का वर्णन, मतलब ये जो चैप्टर है इसमें पढ़ने वाले हो, इस कहानी में आप समझने वाले हो, इसमें क्या है, गोवा में जो पुर्तगाली थे, पहले लोग थे, उनकी परंपरा अभी भी चलती आ रही है, लोगों का मानना ये है। तो उसके बारे में वर्णन किया गया है इस कहानी में। नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या है, ब्रेड और बेकर गोवा के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मतलब बताया गया है कि ब्रेड और बेकर जो है गोवा है उसका क्या है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, दोनों के दोनों। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका, बेकर को पेडर कहा जाता है। पेडर कहा जाता है मतलब जो बेकर जो होते हैं, रोटियां बेचते हैं गोवा में, बेचते थे उस टाइम पर, अभी भी बेचते हैं, उनका लोगों का मानना ये है। तो उन्हें क्या कहेंगे भाई? पैडर कहा जाता था उस टाइम पर। क्या कहा जाता? पैडर कहा जाता था। उसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट, त्योहारों और शादियों में ब्रेड का विशेष महत्व था। मतलब उस टाइम पर, जिस टाइम पर ये कहानी है, उस समय पर भाई त्योहारों और शादियों में ब्रेड जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी, बहुत ही ज्यादा फेमस थी, बहुत ही ज्यादा। मतलब ये है कि अगर त्योहार शादियों में अगर ब्रेड नहीं आई वो, तो समझ लो वो शादी और त्योहार कैसा रह जाता था? अधूरा रह जाता था। चलिए नेक्स्ट देखिए, लास्ट पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। इसके जो कीवर्ड्स हैं वो क्या है बेटा, जो महत्वपूर्ण शब्द है वो क्या है इसकी? बेकर आपको ध्यान रखना है, पैडर आपको ध्यान रखना है, ब्रेड ध्यान रखना है, पोर्टुगीज ध्यान रखना है, उसके बाद गोवा ध्यान रखना है। इसका मीन्स होता है बेकर, जो पेडर जो रोटियां बेचते थे, उन्हें कहते थे, ये उनका दूसरा नाम है। और क्या नाम, ब्रेड, ब्रेड मतलब रोटी आपकी है। पोर्टुगीज का मतलब है पुर्तगाली लोग जो पहले रहा करते थे। और गोवा तो आपको जानते हैं, ये आपका है नाम है स्थान का। तो इस तरह से ये इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे। तो अब शुरू करते हैं हम क्या, इस चैप्टर की कहानी को। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। जो लूसियो रॉड्रिगस जो लेखक होते हैं वो बताते हैं अपने बारे में
कि ये जो कहानी है गोवा के उस टाइम की है, इस टाइम की तो है नहीं जो अभी का प्रेजेंट है, उस टाइम की कहानी है जब पुर्तगाली लोगों का गोवा पर शासन था। उस टाइम बताते हैं कि मान लो इस तरह से इमेजिन करो कि एक गांव है और उसकी सुबह हो रही है, और सुबह होते ही उस गांव में क्या होती है, सभी के कानों में झनझनाहट की आवाज़ आती है, और वो झंग झंग की जो आवाज़ होती है वो बांस की लकड़ी की होती है। किसकी होती है? बांस की लकड़ी की होती है। और वो आवाज़ जो है कोई और नहीं बजाता है बच्चों, वो आवाज़ जो होती है वो उसी बेकर की होती है जो लोआप्स और ब्रेड बेचने के लिए आता है। लोआप्स का मतलब होता है जो रोटियां होती हैं जो बड़ी बड़ी हो जाती हैं, मोटी मोटी हो जाती हैं, वो। और ब्रेड मतलब जो नॉर्मल रोटी होती है वो। तो वो कहते हैं कि जैसे ही वो आता है तो जैसे ही घर के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, नौकरानियों को लेने के लिए भेजती हैं, मतलब जो लोआप्स होता है वो खरीदने के लिए। और बच्चे तो आप जानते हो, कहीं भी गांव में पड़ोस में कुछ बेचने के लिए कोई आ जाता है तो बच्चे कहाँ रुक पाते हैं भाई, बच्चे रुकते ही नहीं हैं, भागते हैं। अच्छा, बच्चों को क्या पसंद था? बच्चों को आप सोच रहे हो लोआप्स या फिर ब्रेड्स पसंद थी? नहीं पसंद थी। बच्चों को क्या पसंद था भाई? जो बैंगल्स होती थी गोल गोल चूड़ियों की तरह, जिसे शायद अपने यहाँ इधर ही गुना वगैरह के नाम से जाना जाता है, तो उस तरह की मीठी मीठी वो रोटी हुआ करती थी, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद थी। लेकर कहते हैं वो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो वो क्या होता था, जो पैडर होता था, जैसे मतलब बेकर जो रोटियां बेचने वाला था, उसे क्या कहा जाता था? पेडर, मतलब पेडर कहा जाता था। जो पेडर जो था वो दिन में 2 बार आता था। एक बार जब आता था जब गांव में मतलब बेचने के लिए आता था और बेचते हुए निकल जाता था, और एक बार जब आता था जब उधर से लौट करके आता था। जब वो उधर से लौट कर आता था तो उसकी जो बैंगल्स की जो तो है, मतलब बैंगल्स या ब्रेड वगैरह जो भी, मतलब बैंगल्स मतलब खाने वाली जो रोटी बैंगल की तरह लगती थी, वो लेके आता था। तो उसके जो टोकरी थी पूरी तरह से कैसी हो जाती थी? खाली हो जाती थी। और उसके बाद फिर आगे आपको बताएं कि वहाँ पर जो ब्रेड है, ब्रेड का इतना महत्वपूर्ण योगदान उस टाइम पर रहा है कि समझ लो कोई भी त्योहार होता था या कोई भी शादी होती थी, तो अगर वहाँ पर ब्रेड नहीं होती थी गोवा में, तो वो शादी या त्योहार कैसा रह जाता था? अधूरा रह जाता था, बिल्कुल वो मतलब पूरा नहीं हो पाता था। ऐसा लगता था कि कुछ छूट रहा है, इतना महत्वपूर्ण था वहाँ के लोगों के लिए। उसके बाद कुछ बात करें थोड़ी जो बेचने वाला था उसके बारे में, वो कपड़े किस तरह के पहनता था, तो वो उस टाइम पर कबाई बोली जाते थे। कपड़े क्या बोले जाते थे? तो कबाई के कपड़े वो पहनता था, और जो कपड़े थे पैर के घुटने तक आता था उसका मतलब जो कपड़ा था। उसके बाद ऊपर एक टोकरी रखे हुए था और बांस का एक हाथ पकड़े हुआ था, और वही वो जमीन में झंग 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 करके मारता था, तब आ जाता था। अच्छा, उस टाइम पर उसकी बात करें, वो हिसाब किताब कैसे रखता था, मतलब जैसे पैसे का, तो वो क्या होता था कि जब जैसे बेचते बेचते महीने का जब लास्ट दिन आ जाता था, तो वो दीवार पर क्या कर देता था? दीवार पर वहां पर लिख देता था कि आपके इतने पैसे हो गए थे, और फिर उसके दूसरे दिनों से पैसे उसे मिल जाते थे। अब इस बात का मतलब ये भी सबूत है भाई, यहाँ पर दिख रहा है कि उस टाइम पर लोगों को कितना भरोसा था, मतलब पूरे महीने बेचते रहते थे, उसके बाद मतलब लास्ट मंथ आता तो दीवार पर लिखे चले जाते थे और पैसे उसके दूसरे दिन मिल जाते थे। उसके बाद एक बात और बताई गई है यहाँ पर कि मतलब वहाँ पर उनकी जो पहचान हुआ करती थी, जो बेकर थे, मतलब जो पेडर थे, बेचने वाले थे रोटियाँ, उनकी पहचान बताई गई है कि वो मोटे थे। अच्छा, उस टाइम का जो मोटा होना, उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी फिटनेस सही नहीं है या फिर कुछ और वजह लोग बताने लगते हैं मोटे होने की। उस टाइम पर जो मोटे होने का जो सबब था, प्रतीक था, वो क्या था कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और उनका खर्चा वगैरह जो है उस जो रोटी वगैरह बेचते हैं उससे पूरी तरह से कैसा चल रहा है? सही चल रहा है। इस तरह से जो है इस कहानी में मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बताई, और भी कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो भी आपको बताता हूँ कि उस टाइम पर जो है ये कहानी जो जिसमें लिखी गई है, तो लोगों का मानना है, जो गोवा में कह रहे हैं कि लोग तो जो पुर्तगाली हैं वो जब रहने लगे थे तो सबको रोटियां सिखा गए, ये ब्रेड बनाना, और उसके बाद ये मतलब लोआप्स वगैरह और बैंगल्स की तरह की चीज़। तो वो तो चले गए पुर्तगाली जो लोग हैं, लेकिन वो अपनी जो रोटियां हैं या उनके जो और परिवार के लोग हैं, उनके जो नाती वगैरह हैं, वो अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं, और उनकी जो भट्टियों की जो आग है वो अभी भी कैसी है? गोवा में
जल रही है, लोगों को मानना ये है। तो भाई मैं तो अभी गोवा गया नहीं हूँ, एक बार जाऊँगा तो इन चीज़ों को यहाँ वहाँ पर जा कर के ज़रूर नोटिस करूँगा। तो ये थी आपकी गोवा की, अ बेकर फ्रॉम गोवा की एक सुनहरी सी छोटी सी कहानी। हाँ, तो पहले शुरू करते हैं जो इसका जो पार्ट, इस चैप्टर का जो पार्ट 2 है जिसका नाम है कुर्ग, उसके जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, उन्हें पहले समझते हैं, उसके बाद इसकी कहानी को बहुत अच्छी तरह से समझने वाले हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट जिसका नाम है कुर्ग, और इसके जो राइटर की अगर बात करें तो राइटर इसके हैं लोकेश एब्रॉल। कौन है बेटा? लोकेश एब्रॉल इसके राइटर हैं। और अगर बात करें इसके इम्पोर्टेंट वर्ड्स की बात करें, देखो इसमें इम्पोर्टेंट वर्ड्स भी लेके आए हैं और सेंटेंस भी लेके आए हैं। देखो इसमें पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इस क्या है, कूर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अब आप चक्कर में पड़ गए होंगे कि सर जी ये स्कॉटलैंड क्या होता है। तो एक रहस्यमय जगह, भारत की एक अच्छी हरी भरी जगह जो है घूमने वाली रहस्यमय जगह, वो कौन किसे कहा जाता है भाई? कूर्ग को कहा जाता है। नेक्स्ट, यह कर्नाटक में स्थित है। यह बेटा कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। भारत का एक राज्य है कर्नाटक, वहां पर ये क्या है? स्थित है। आगे देखिए बेटा, कॉफी के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब कॉफी के बाग जो हैं यहाँ पर बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। तो इसके लिए क्या है, ये कॉफी के बागानों के लिए कैसा है? प्रसिद्ध है यहाँ पे। आगे नेक्स्ट देखिए, कोडाबू लोग, जो लोग होते हैं वहां के रहने वाले कोडाबू लोग बहादुर कैसे बताए जाते हैं बेटा? बहादुर और अतिथि सत्कार के लिए जाने जाते हैं। मतलब कहा जाता है कि जो कुर्ग के लोग हैं वो बहुत ही कैसे हैं बेटा? बहादुर हैं। और वो मतलब जो रिश्तेदार वगैरह आए, किसी के मतलब मेहमान गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनका सम्मान बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। कौन? कुर्ग के लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग और वन्य जीव का केंद्र है, सेंटर बताया गया है। जैसे आप अभी एमडीएस कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हो, तो इसी तरह से इसे बताया गया है कि अगर रिवर राफ्टिंग का मतलब होता है जैसे बेटा पानी भरा हो और उसमें आप क्या करें? नाव चलाएं। ठीक है, नाव, पानी में नाव चलाना रिवर राफ्टिंग कहते हैं उसे। तो वहां पर ये करने के लिए और ट्रैकिंग करने के लिए, वहां पर खोज करने के लिए, और वन्य जीव का क्या बताया गया? केंद्र। जो वन में रहने वाले जीव हैं उनका ये सेंटर बताया गया है, केंद्र बताया गया है। इस तरह से इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बेटा क्या है? कूर्ग बताया गया। कूर्ग ध्यान रखना है तो आप ध्यान रखेंगे कि हाँ कूर्ग वाले चैप्टर की बात हो रही है। कॉफी की बात हो तो समझ जाइए कि इसमें हाँ कूर्ग चैप्टर की बात हो रही है। कोडाबू शब्द अगर यूज होता है तो आप समझ जाइए कि हाँ कूर्ग वाले चैप्टर की बात हो रही है, इस पार्ट की बात हो रही है। कर्नाटक शब्द आता है तो भी आप समझ जाइए, रिवर राफ्टिंग शब्द आता है तो भी आप समझ जाइए कि कूर्ग वाले पार्ट की बात हो रही है। तो बेटा इतना सब था आपका इम्पोर्टेंट। उसके बाद अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर की कहानी को। तो शुरू करते हैं अब अपनी हम कहानी, जो इस चैप्टर का जो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया था उसका जो पार्ट 2 है, उस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप क्या करिए, आप अपनी जो इमेजिनेशन होती है, कल्पना करने की जो कहते थे ना पेटी होती है, वो बांध लीजिए, क्योंकि अब हम लोग चलने वाले हैं भारत के एक ऐसे स्थान पर जिसे स्वर्ग का टुकड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ग का टुकड़ा कहा जाता है। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये कहाँ पर उपस्थित है। तो ये जो उपस्थित है वो भारत के कर्नाटक राज्य है, वहाँ पर ये उपस्थित है। बेंगलोर और मैसूर के बीच में उपस्थित है। कौन? कुर्ग। और इसे क्या कहा जाता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, स्वर्ग का टुकड़ा कहा जाता है। ये बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, पॉइंट में ही बताया और आगे ही बताऊंगा। तो ये कॉफ़ी के लिए बहुत ही कैसा है, मतलब प्रसिद्ध है। यहाँ की जब हवाएं चलती हैं तो वहाँ पर भी कॉफ़ी की कैसी आती है? महक आती है। और वो तो है भाई, यहाँ के जो लोग हैं वो तो और ही ज़्यादा कैसे हैं? बिल्कुल अलग हैं। उनकी भाई बात ही अलग है। वो बहुत ही बहादुर हैं और उनकी मेहमान नवाजी की तो बात ही मत करो। बहुत ज़्यादा आदर सत्कार करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सम्मान करने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं कुर्ग की तरफ।
तो कुर्ग का कुछ माहौल इस तरह का है। कुछ लोग कहते हैं कि इनके जो पूर्वज हैं वो या फिर ग्रीक लोग हैं या फिर अरब के लोग हैं। अब ग्रीक लोग कैसे कहते हैं, उनका कहना था कि एक बार जब युद्ध हुआ था तो सिकंदर आया था, तो सिकंदर की जो सेना का एक हिस्सा जो होता है कुछ, तो वो जो है कुर्ग में ही रह गया था। अब जब कुर्ग में ही रह गया था तो वहाँ जो सिकंदर की जो सेना थी उसमें रहने वाले जितने भी लोग थे उन्हें कहा जाता है कि वहीं शादी मतलब करके वहीं की जितनी भी औरतें वगैरह थी, मतलब जितनी भी लड़कियां थी उन्हीं से शादी करके वहीं लोग वे सेटल हो गए थे। कौन? सिकंदर के जो सेना के लोग। तो इसलिए कहा जाता है कि वो कैसे बहादुर थे। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है अब आता है कि ग्रीक कैसे कहा जाता है, तो ग्रीक कहा जाता है उनके पहनावों को देखकर। वो ब्लैक कलर का कोट पहनते थे और बीच में एक बेल्ट लगाते थे, जो कि बिल्कुल सेम कौन करता है? ग्रीक लोग करते हैं। तो इस तरह के वो कपड़े पहनते थे। तो इससे लोग इससे अंदाज़ा लगाते हैं कि मतलब ये इनके जो पूर्वज थे वो ग्रीक होंगे। चलो अब वो अलग बात है कि चाहे पूर्वज इनके ग्रीक लोग हों और चाहे इनके अरब लोग हों। एक बात तो पूरी तरह से क्लियर है कि जो पूर्व के लोग होते हैं वो बहुत ही कैसे होते हैं? बहादुर होते हैं। इनकी बहादुरी का जो परिचय है वो बहुत ही है, क्योंकि इन्हें बहुत सारे चक्र भी मिले हैं। जैसे कह सकते हैं परमवीर चक्र, महाचक्र, मतलब इस तरह के जो चक्र हैं वो भी इन्हें बहुत ज़्यादा मिले हैं। इनकी बहादुरता जो है इनकी, उसका परिचय की अगर बात करें तो सबसे पहला तो परिचय भाई यही है कि जो इंडिया की रेजिमेंट है, इंडियन आर्मी रेजिमेंट है, वो कुर्ग की एक अलग क्या है? रेजिमेंट है। और उस रेजिमेंट के जो लोग होते हैं, जो आर्मी जो सेना होती है वो बहुत ही कैसी होती है? बहादुर होती है, ये माना जाता है। और उससे पहले भी तो ये कहें कि जो आर्मी है उसके जो सबसे पहले चीफ थे जनरल, उनका नाम थोड़ा हमें ध्यान नहीं आ रहा है, तो वो भी चीफ कौन थे? कुर्ग के ही थे। इस तरह से बताया जाता है कि बहुत बड़ा इंडियन आर्मी में योगदान है कुर्ग के लोगों का, क्योंकि ये बहुत ही बहादुर होते हैं। उसके बाद चलो कुर्ग की बात करते हैं। मैंने क्या बताया कि भाई कुर्ग अगर जैसे अब जैसे बात कहा गया है कि स्वर्ग का टुकड़ा कहा जाता है कुर्ग को, तो यहाँ सबसे घूमने का जो सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो सितंबर से लेकर के आप मार्च तक घूम सकते हैं। अब वहाँ के नज़ारे की अगर बात करें तो वहाँ पर गोल गोल पहाड़ होते हैं। पहाड़ कैसे होते हैं? गोल गोल पहाड़ होते हैं। और वो पहाड़ जो होते हैं वो सब मतलब भरे हुए होते हैं कैसे? घने घने जंगलों से। और ऐसे वृक्ष होते हैं जो कि कभी भी सूखते ही नहीं हैं, मतलब पूरी पूरी साल वहाँ पर कैसी हरियाली छाई हुई होती है। और उसके बाद बात करें जब वहाँ पर हवाएं चलती हैं तो वहाँ पर किसकी महक आती है बेटा? कॉफ़ी की महक आती है। उसके बाद बात करें वहाँ पर कावेरी नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? कावेरी नदी बहती है, जो कि अपना स्वच्छ जल वहाँ पर मतलब कावेरी नदी का बहता है। और वहाँ के अगर बात करें जानवरों की तो वहाँ बंदर होते हैं और मार्सेस नाम की एक मछली होती है। मछली भी वहाँ पर मतलब अंदर पानी में होती है। और बंदर क्या करते हैं? वहाँ पर फल तोड़ तोड़ के और आगे खा खा करके क्या करते हैं? नीचे पानी में फेंकते हैं, ताकि जो पानी की जो लहरें हैं उससे और मगरमच्छों से आनंद ले सकें, मतलब आनंद मज़ा ले सकें। तो इस तरह से उसका वहाँ पर ये वातावरण होता है। और अगर बात की जाए तो वहाँ पर जंगली जानवरों की, तो बहुत सारे वहाँ पर जंगली जानवर होते हैं। और बात करें अगर हाथी की, तो हाथी की तो बात ही अलग है, वहाँ पर क्या सुंदर नज़ारा होता है। लेकिन हाँ, एक बात और लेखक ने कहा है, लोकेश एब्रोल ने कहा है भाई, ये कहा है कि हाथी जो जानवर है उससे दूर रहे, उसी में फ़ायदा है, क्योंकि वो जंगली जानवर मतलब कहा गया है खतरनाक भी वहाँ के होते हैं। उस तरह से मतलब ये नज़ारा होता है कहाँ गए लोगों का? कुर्ग के लोगों का। और कुर्ग की अगर बात की जाए तो उसकी जितनी तारीफ है उतनी कैसी है? मतलब कमी पड़ेगी। मतलब अगर कहा जाता है कि अगर जैसे तुम वहाँ जाओ तो कुर्ग को पूरी तरह से अगर देखना चाहते हो तो आप क्या करो, एक पहाड़ की चोटी है जहाँ पर आपको जाना है, और वहाँ पहाड़ की चोटी पर जाकर के आप पूरे कुर्ग को मतलब वहाँ पर खड़े होकर के पूरे कुर्ग को बहुत अच्छी तरह से कैसे कर सकते हो? देख सकते हो। उसके बाद एक पुल होता है बेटा, घूमने वाला झरना जिसके नीचे होता है बहुत सारा, तो वो उस पुल को आराम से घूमो वहाँ पर और क्या करो? एंजॉय करो। मैंने तो आपको जितना मतलब पढ़ा उतना बताया, लेकिन रियलिटी में मैंने जब पिक्चर में देखा और आपको पीछे स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो कितना ही बेहतर देखने में अंदाज़ा उसका लगता है। और मुझे तो लगता है
किसी ने नहीं, जो राइटर ने कहा है वो बहुत ही बेस्ट कहा है कि जो कूर्ग है उसे भारत का मतलब स्वर्ग का टुकड़ा कहा जाता है। अब भाई देखो ना कि स्वर्ग का टुकड़ा कितनी मतलब भारी कंपैरिजन तुलना की गई है, तो रियलिटी में वो स्वर्ग जैसा ही होगा, इसीलिए तो उसे कहा गया है कि स्वर्ग का टुकड़ा। इस तरह से कूर्ग की कहानी कैसी होती है, कंप्लीट। तो अब शुरू करते हैं इस चैप्टर का जो पार्ट नंबर 3 है, उसके इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स को समझते हैं और सेंटेंस को समझते हैं। उसके बाद इसकी कहानी को भी बहुत हम अच्छे तरीके से और प्यार से समझने वाले हैं। तो देखिए, ये जो है थर्ड पार्ट है मतलब चैप्टर का, जिसका नाम है टी फ्रॉम असम। क्या नाम है भाई? टी फ्रॉम असम, और इसे हिंदी में कहें तो कहेंगे असम की चाय। अब इसकी देखो भाई, ये मैं आपसे कहूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अब इसके लेखक की अगर बात करें तो इसके जो लेखक हैं इस चैप्टर के, इस पार्ट के, तो इनका नाम है अरूप कुमार दत्ता। क्या नाम है बेटा? अरूप कुमार दत्ता। अभी तो हम मेहनत कर रहे हैं क्योंकि अभी चल रही है क्या, आपकी जून की छुट्टी चल रही है, लेकिन अब बहुत जल्दी खत्म होने वाली है क्योंकि आज 19 तारीख हो चुकी है। ठीक है, अरूप कुमार दत्ता। उसके बाद देखिए बेटा, इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मुख्य पात्र की अगर बात करें तो यहाँ पर राजवीर और प्रांजल हैं। कौन है बेटा? राजवीर और प्रांजल। किसी का नाम तो प्रांजल नहीं, अगर किसी का नाम प्रांजल हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ठीक है, राजवीर और प्रांजल की बात होगी यहाँ पर। असम विश्व के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। कहा गया है कि जो असम है वो असम जो है विश्व के जो प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र हैं उनमें से एक है। मतलब जहाँ चाय ज्यादा सबसे ज्यादा उगती है, जहां जहां चाय सबसे ज्यादा उगती है उनमें से भी क्या है, उनमें से एक, जैसे वहां जैसे कहीं भी जहां तक चाय उगती हो उनके जैसा ये एक जैसा है क्षेत्र है चाय उत्पादक वाला, जहाँ चाय उगती है। ठीक है, उसके बाद बात करें, चाय की खोज से जुड़ी कई किंवदंतियां बताई गई हैं। मतलब ये है, चाय से जुड़ी कई सूचनाएं यहाँ पर क्या है, बताई गई हैं कि मतलब चाय की खोज किसने की, मतलब और कैसे हुई, मतलब चाय की खोज कैसे हुई। आगे बताया, ब्रह्मपुत्र घाटी के चाय बागानों का सुंदर वर्णन है। मतलब कहा गया है कि जो ब्रह्मपुत्र घाटी के चाय बागान हैं उनका भी बहुत अच्छा यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसके इंपॉर्टेंट की वर्ड्स हैं जो चैप्टर को ध्यान रखने के लिए हैं कि कैसे पता करें ये चैप्टर ये कौन से चैप्टर का है, कौन से पार्ट का है। तो इससे अगर कहीं भी आपको मिल जाते हैं, असम वर्ड मिल जाता है, टी गार्डन मिल जाते हैं, राजवीर मिल जाता है, प्रांजल मिल जाता है और या फिर ब्रह्मपुत्र मिल जाता है, तो आप समझ जाइए कि ये ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया यानी भारत की झलकियों का जो पार्ट नंबर थ्री है, टी फ्रॉम असम, हिंदी में कहें असम की चाय, उससे लिया गया है। तो इस तरह से इसके इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स थे, कीवर्ड्स थे, ये हमने कंप्लीट कर दिए और अब चलते हैं इसकी कहानी को समझते हैं। तो कहानी कुछ बेटा इस तरह से शुरू होती है कि दो मित्र होते हैं, दो फ्रेंड होते हैं। पहले का नाम होता है राजवीर और दूसरे का नाम होता है प्रांजल। जो राजवीर होता है वो बेटा दिल्ली का रहने वाला होता है और प्रांजल जो होता है वो असम का रहने वाला होता है। अब दोनों जो मित्र होते हैं वो क्लासमेट होते हैं और दोनों दिल्ली में पढ़ रहे होते हैं। अब समय आता है छुट्टियों का। अभी भी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी भी जून का महीना है, तो वो भी महीना भी जून का जैसे छुट्टी आने वाली थी। तो अब जब जून का महीना आया, समर वेकेशन छुट्टियों का जब समय आया, तो अब प्रांजल कहता है राजवीर से कि यार तू क्या शहर में रहता है, चल तुझे मैं अपने इधर चलता हूँ, तुझे घुमा के लाता हूँ। तो प्रांजल कहता है राजवीर से, तो राजवीर कहता है चलो ठीक है, अब की बार छुट्टियां तुम्हारे इधर ही हम कवर करते हैं। तो अपना भाई लगेज वगैरह पैक किया, बैग वगैरह पैक करके दोनों ने, और दोनों चल दिए किसकी तरफ, असम की तरफ। तो भाई दोनों पहुंचते हैं स्टेशन पर, और स्टेशन पर रुकने के बाद जैसे ट्रेन आती है, दोनों ट्रेन पर क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। अब दोनों ट्रेन पर बैठे ही होते हैं बेटा, तभी थोड़ी देर बाद आवाज आती है कि लो चाय गरम, चाय चाय चाय, मतलब चाय बेचने वाले की आवाज आती है। कहाँ पर, ट्रेन में।
अब जो भाई प्रांजल होता है वो मतलब बैठा होता है, और राजवीर जो होता है वो क्या पढ़ रहा होता है, क्या डिटेक्टिव बुक। अब डिटेक्टिव बुक क्या होती है बेटा, रहस्यमय मतलब बुक होती है जिसमें रहस्यमय कहानियां वगैरह लिखी होती हैं। लेजेंड्स का मतलब लीजेंड्स बुक होती है, लीजेंड्स बुक का मतलब होता है जिसमें रहस्यमय कहानियां होती हैं जो सच भी हो सकती हैं और झूठ भी हो सकती हैं, इस तरह की, ठीक है। तो अब वो कहता है कि 2 कप चाय दे दीजिए। कौन कहता है भाई, प्रांजल कहता है कि 2 कप चाय दे दीजिए। तो भाई चाय दोनों आराम से मतलब नज़ारा देख रहे होते हैं। अब नज़ारा क्या, भाई प्रांजल को तो इतना इंटरेस्ट नहीं था देखने में, लेकिन राजवीर जो है चाय की चुस्की ले रहा है और क्या कर रहा है, नज़ारा वहाँ का देख रहा है। तो जब वो बाहर की तरफ देख रहा है तो उसे लग रहा है कि जो पेड़े हैं, चाय के जो पेड़े हैं, प्लांट्स जो हैं, वो बहुत ही छोटे छोटे उसे लग रहे हैं। और जब वो देखता है दर दर तो केवल और केवल उसे चाय के पौधे ही दिखाई देते हैं, कि नहीं, राजवीर को। अच्छा, राजवीर जो था बड़ा ही एक्साइटेड था, लेकिन प्रांजल एक्साइटेड नहीं था, क्योंकि उसका तो भाई घर ही था वहां पर पौधों में, एक तरह से कह सकते हैं। उसके जो पापा थे वो थे टी फैक्ट्री जो थी उसके मैनेजर थे। किसके, प्रांजल के पापा टी जो फैक्ट्री थी, चाय की फैक्ट्री, उसके क्या थे, मैनेजर थे, जिनका नाम था मिस्टर वर्मा, ठीक है। तो अब चलते हैं वहीं पर। तो अब भाई देखता, थोड़ी देर बाद जब राजवीर देखता है तो उसे एक दिखाई देता है, हाउस दिखाई देता है, पुराना घर दिखाई देता है बड़ा सा, और जिसमें क्या चिमनी लगी हुई थी, और वहाँ क्या धुआं निकल रहा था, उसमें क्या निकल रहा था, धुआं निकल रहा था। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद देखता है तो वो देखता है कि जो पेड़े हैं, चाय के जो पौधे हैं, वो गोल गोल घूम करके उसके पास आते हैं, फिर उसके बाद तुरंत ही चले जाते हैं, क्योंकि ट्रेन जो है चल रही होती है। उसके बाद अच्छा, हमको भी सुनाओ कहानी मतलब कुछ बारे में। तो वो कहता है कि देखो मैं तुम्हें सुनाता हूँ सबसे पहले कि मतलब चाइना में जो चीन में मतलब चाय कैसे आई। तो वो कह रहे एक बार जो चीन के जो लोग थे, वहाँ के जो राजा वगैरह थे, जो भी थे, या मतलब जो लोग थे, वो पानी गर्म कर रहे थे मतलब पीने के लिए। तो क्या होता है कि कहीं अचानक बस जो टी का जो चाय का पौधा होता है उसकी पत्तियां टूट करके उस पानी में, कढ़ाई में गिर जाती हैं। तो अब जो पानी जब फिर वो पीते हैं तो अच्छा, पानी का कलर चेंज हो जाता है, और कलर चेंज होने के बाद जब वो पानी पीते हैं तो उसका टेस्ट ही कैसा हो जाता है, अलग हो जाता है पूरी तरह से। हालांकि उन्हें बाद में पता चलता है कि अरे ये तो इसके पौधे थे, तब फिर इस तरह से मतलब वो बताता है कि चाय मतलब जो है वहाँ पर चीन में फेमस हुई, चीन चाय की खोज हुई कहाँ पर, चीन में, इस तरह से। देखिए अच्छा जगह, अरे यार ये कहानी तो अच्छी लगी लेकिन आनंद नहीं आया, कोई मुझे दूसरी कहानियां सुनाओ, दूसरी कहानी सुनाओ। तब फिर प्रांजल को कहानी सुनाता है कौन, राजवीर दूसरी। वो कहता है कि भारत में पता तुम्हें चाय किस तरह से आई, भारत में चाय इस तरह से आई कि एक महात्मा थे, गौतम बुद्ध नाम बताया, मतलब गौतम बुद्ध के मतलब इन्हीं की जैसे, तो महात्मा थे, तो बुद्धा नाम मतलब बुद्ध की तरह महात्मा थे। तो अब वो क्या थे जब वो क्या करते थे, मतलब बैठते थे, योग करते थे, या शांति से जब बैठते थे, मौन करते थे, तो उन्हें नींद आ जाती थी। क्या आ जाती थी, नींद आ जाती थी। तो फिर उन्होंने क्या किया कि अपने पलक ही काट दिए, और उनके जब पलक काट दिए तो पलक जब गिरे तो वहां से 10-11 पौधे, किसके, चाय के पौधे उगे। तो वहां से क्या हुआ, चाय का निर्माण हुआ, किसमें, भारत में। हालांकि जब चैप्टर पढ़ो तो मुझे भी बड़ा ही अजीब लगता है पढ़ने में, लेकिन हमने आपको क्या बताई, डिटेक्टिव स्टोरी है कहानी। तो मतलब देखिए अच्छा था कि हमें तो पता ही नहीं था। फिर ऐसे जब धीरे धीरे वो बात करते हुए जाते हैं, फिर ट्रेन जो है पहुंच जाती है स्टेशन पर, और उसके पापा वगैरह जो होते हैं उन्हें लेने के लिए आए होते हैं वहां पर। तो जैसे ही दोनों उतरते हैं ट्रेन से तो उनके पैर छूते हैं राजवीर और प्रांजल, और जो मिस्टर वर्मा होते हैं गाड़ी में बैठाकर दोनों को ले जाते हैं। और जब वो ले जाते हैं तो वो गाड़ी में बैठा हुआ होता है राजवीर। तो राजवीर इधर उधर क्या करता है, देखता है। तो जब वो इधर उधर देखता है तो उसे फिर भी चाय के पौधे ही नजर आते हैं चारों तरफ, और कुछ भी नजर नहीं आता है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि कुछ लेडीज वगैरह हैं, कुछ लोग वगैरह हैं। पीछे मतलब जो बांस होता है उसकी टोकरी बनी हुई है, मतलब बांस की टोकरी बनी हुई है पीछे टांगे हुए, और वे चाय की क्या तोड़ रहे हैं, मतलब पत्तियां जो हैं तोड़ रहे हैं। तो अब वो कहता है प्रांजल के पापा से, कौन, राजवीर कहता है, क्या ये सेकेंड टाइम है, ये दूसरा समय है जब जो चाय के पत्ते तोड़े जा रहे हैं। जैसे ये बात सुनते हैं तो मिस्टर वर्मा चौंक जाते हैं। अरे इसका मतलब तुमने होमवर्क अपना बहुत अच्छे से किया है, यानी कि तुमने बहुत अच्छे से मतलब तैयारी करके आए, खोज करके आए हो
कि हाँ, कि हमें चाय के बारे में बहुत कुछ पता है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाय में जैसे 2 बार टूटते हैं पत्ते, तो पहले बारे में जो टूटते हैं तो नॉर्मल चाय बन जाती है आपकी, जो नॉर्मल लोग मतलब पीते हैं, और दूसरी बार जो पत्ते टूटते हैं तो उसमें बनती है आपकी कड़क चाय बनती है, ठीक है। तो वो क्या अच्छा है कि इसका मतलब तुम्हें नॉलेज है। अच्छा, ये जैसे ही मतलब उन्हें पता चला कि भाई बताओ राजवीर को इतनी नॉलेज है, इसके ऊपर भी नॉलेज है कि भाई हाँ 2 बार पत्ते तोड़े जाते हैं, ये जैसे ही पता चला मिस्टर वर्मा को, तो वो बहुत ही कैसे हुए, खुश हुए कि बच्चे को देखो नॉलेज कितनी है, कितना समझदार है। इस तरह से है आपकी कहानी जो है यहाँ पर कैसी होती है, समाप्त तो होती है। और इस तरह से हमने आपका चाय का वर्णन बताया यहाँ पर। कहाँ पर अट्टी, वो क्या नाम है, हाँ अट्टी फ्रॉम असम। यहाँ पर पूरी तरह से आपका चैप्टर कैसा फिनिश होता है, ये तीनों मतलब पार्ट मैंने एक ही वीडियो में बनाई। मैं आपसे फिर लास्ट में निवेदन करता हूँ कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो ऑल पर कर लें, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियो है आपके पास आ जाए। और अब बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के